87 पेज का हाई कोर्ट का वो जजमेंट जिसने बिहार सरकार के आरक्षण के बनाए हुए कानून को खारिज कर दिया, एक बहुत ही मार्मिक लाइन से स्टार्ट होती है। वो लाइन ऐसी है कि जब जब हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार आरक्षण अफर्मेटिव सकारात्मक कार्रवाई को लेके कानूनें बनाती हैं, तो न्यायालय के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। वो ये आता है कि अवसर की समानता और वैसा वंचित समुदाय जिनको सदियों से समानता से वंचित रखा गया है, इन दोनों के बीच में संतुलन को कैसे स्थापित किया जाए। दिस इज हाउ दिस 87 पेज जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, डबल बेंच जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट स्टार्ट्स विद। इस 87 पेज के जजमेंट में हम दोनों पक्षों की बातों को देखने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों को जो संवैधानिक सिद्धांत है उस पर गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर दोनों पक्षों ने अपने किस संवैधानिक सिद्धांतों का सहारा लेके अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास किया। और फाइनली डबल बेंच ने, पटना हाई कोर्ट का डबल बेंच ने किन संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए इसे खारिज किया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। I am Pragesh, the founder of Pragesh IAS, and this discussion is very much important. वो सिर्फ वैसे लोगों के लिए नहीं जो BPSC और UPSC की मेंस एग्जाम को देने जा रहे हैं, ये वैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिहार के बदलते परिदृश्य को समझना चाहते हैं, जो बिहार के बदलते परिदृश्य और बदलते राजनीतिक समीकरण में रुचि रखते हैं। सो इस मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। इस मुद्दे की शुरुआत होती है बिहार में जातीय गणना से। जातीय जनगणना बिहार में 2022 में नोटिफिकेशन आते हैं और फाइनली 2023 में ये कंप्लीट होता है। और जनगणना के कंप्लीट होने के कुछ ही दिन बाद बिहार सरकार एक विधेयक लेके आती है, जिस विधेयक के अंतर्गत बिहार सरकार पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा थी वो 50% से बढ़ा के 65% कर देती है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ेपन, जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग को भी इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल जो आरक्षण थी बिहार में, आरक्षण दैट विल रीच टू 75%। सो इसी चीज को एक जनहित याचिका के थ्रू पटना हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है कि दिस जजमेंट, दिस पर्टिकुलर लॉ सफर्स फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। और वो बहुत सारे आधार बना के वो जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें इस कानून को चैलेंज किया गया। सुनवाई चलती रही, डबल बेंच में सुनवाई चलती रही। फाइनली इन मार्च ऑल द हियरिंग्स आर ओवर और जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया। और वो जजमेंट आज यानी कि 20 जून को दैट जजमेंट वाज अपलोडेड। इन दैट जजमेंट पटना हाई कोर्ट डबल बेंच has completely rejected that the reservation law that extends the limit to 65%. So वो इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने बोल दिया, इतना आसान नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमेशा ये न्यायालय के समय एक बहुत बड़ी दुविधा लेके आता है, जैसा कि जजमेंट को स्टार्टिंग लाइन में लिखा हुआ है। सो इस चीज को खारिज करने से पहले डबल बेंच ने 87 पेज में सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए। वंस यू विल गो थ्रू दिस आर्ग्यूमेंट्स यू विल सी बहुत संविधान की बारीक बातों को दोनों पक्षों ने रखा। देन इट लेड टू द फाइनल कंक्लूजन। सो एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान में आखिर आरक्षण का जो सिद्धांत है वो कौन से प्रावधान है जहां से आरक्षण को सब्सटेंस मिलता है, आरक्षण को बेस मिलता है। सो हमारे संविधान में चैप्टर 3 दैट इज फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार से आरक्षण को अपना बेस मिलता है। दैट इज द फाउंडेशन, दैट इज द बेडरॉक। और आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी इन ब्रॉडर सेंस। बट आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, अनुच्छेद 15 और 16 इज द बेडरॉक of the reservation in India, especially article 15(4) मतलब अनुच्छेद 15 सब क्लाउज 4 और अनुच्छेद 16 सब क्लाउज 4, these are in particular are the bedrock of the entire policy of reservation.
सो ये हमारे यहाँ भारत में आरक्षण के कंप्लीट बेस है। इसी के ऊपर पूरी आरक्षण जितनी भी लेजिस्लेशन है वो इन्हीं की यार्डस्टिक्स पे देखे जाते हैं। सो इन प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो, इन द प्रेजेंट केस ऑल्सो, जो आरक्षण के बारे में जो विश्लेषण किया गया वो ऑल्सो आर्टिकल 15(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) इन्हीं दोनों मुद्दे पे घिरा रहा, केंद्रित रहा। सो एक एक करके हम लोग सारी आर्गुमेंट को पहले देखते हैं, उसके बाद विल लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। और अपार्ट फ्रॉम दिस हाई कोर्ट जजमेंट, पटना हाई कोर्ट ने कुछ और भी बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वेशन दिए हैं आरक्षण की पॉलिसी को लेके, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल ऑल्सो सी दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम उन लोगों जिन लोगों ने PIL जनहित याचिका दायर किया था, सबसे पहले उनके आर्गुमेंट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आर्गुमेंट जो दिया गया, दैट आर्गुमेंट वाज गिवन बाय वेरी सीनियर लर्नेड काउंसिल। सो दैट आर्गुमेंट वाज गिवन बाय वेरी सीनियर लर्नेड काउंसिल। और इस आर्गुमेंट को समझने के लिए आपको प्रॉपर डेट टाइम क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आर्गुमेंट उन्होंने दिया है। द फर्स्ट आर्गुमेंट स्टार्ट लाइक दिस कि 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे का नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है, एंड 5 अगस्त 2023 को सर्वे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती वाले दिन पे रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, ठीक है, एंड 7 नवंबर 2023 को कंप्लीट कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट वाज ब्रॉट कंप्लीट, जहां पे आर्थिक सामाजिक जितने भी मापदंड हैं, सारे मायने, उन सभी मायनों के साथ 7 नवंबर 2023 को यह रिपोर्ट पब्लिश होता है। कैच यहीं पे 7 तारीख को रिपोर्ट कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर के साथ, सारे आर्थिक सामाजिक मानदंडों के साथ ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। और 9 नवंबर महज 2 दिन के बाद विधानसभा में बिल को लाया जाता है। सो द सीनियर लर्नेड काउंसिल का कहना यह है कि ऐसी परिस्थिति में महज 2 दिन में आपने कैसे जज कर लिया कि हमारे राज्य में कितने लोग हैं, हमारे राज्य में कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आपके इस डेटा में कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं, स्पेशली जो लैंड वाला पैरामीटर है, जिसको खास करके हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रूप में देख सकते हैं। आपने सिर्फ जाति का डेटा उठा लिया और जाति का डेटा उठा के आपने प्रोपोर्शनल आरक्षण दे दिया। बट ऐसी परिस्थिति में जाति, कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। आरक्षण को निर्धारण करने के लिए जाति से एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपको और भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, स्पेशली जो आर्थिक इंडिकेटर थे लैंड्स वाले, उन सभी के कोरिलेट करके देखना चाहिए था। सेकेंड, पिछले 75 सालों में बहुत सारे हम लगातार अफर्मेटिव पॉलिसीज सकारात्मक कार्रवाई करते आ रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आपको ये भी देखना चाहिए था कि उस अफर्मेटिव पॉलिसीज के बेनिफिट पे बहुत सारे समुदाय के लोग, ऐसे पिछड़े वर्ग के ऐसे भी लोग होंगे जिनका उनको बेनिफिट मिला है। सो उन्हें एक्सक्लूड करने की जरूरत थी, आपने वो नहीं किया। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपने, पहला पॉइंट ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे आपने आरक्षण दिया, आपने अदर पैरामीटर्स नहीं देखे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट गिवन बाय द सीनियर लर्नेड काउंसिल। दूसरे आर्गुमेंट को समझने के लिए हमें संविधान के कुछ और प्रावधानों को समझना होगा। हमारे संविधान में अनुच्छेद 303 के अंतर्गत लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब पर्टिकुलर स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटों में से SC/ST कम्युनिटी के लिए कितनी सीट आरक्षित होगी,
वो उस पर्टिकुलर स्टेट के जनसंख्या में उन SC/ST पॉपुलेशन कितनी भागीदारी है, इस आधार पे निर्धारित किया जाता है और वो रोटेशन में चेंज होता रहेगा। दिस इज हाउ आर्टिकल 330 स्टिपुलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब आपके पर्टिकुलर राज्य में जितनी जनसंख्या पर्टिकुलर SC/ST कम्युनिटी की है, उसी प्रोपोर्शन में उन्हें लोकसभा में उस पर्टिकुलर राज्य से उतनी सीट दी जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड सेम प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज टू द पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में आर्टिकल 243D and 243T were added। 243D सेम प्रोविजंस पंचायती लेवल पे लेके आता है और 243T सेम प्रावधान लेके आता है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। सो ये इन दोनों प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपात का बहुत बड़ा योगदान है कि आपकी जनसंख्या जिस अनुपात में होगी उसी अनुपात में आपको सीट्स में भागीदारी मिलेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो आर्गुमेंट नंबर 2 में इस बात को कहा गया कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 243D और 243T में प्रयोग होता है, उसको बिना आंख सोचे समझे, आंख मूंद के डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया गया आरक्षण की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। कास्ट सर्वे को डेटा के इन्होंने उठाया, इन्होंने डायरेक्टली देखा कि बिहार की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में किन किन समुदायों का कितना प्रपोर्शन है, और आपने उसी प्रपोर्शन में आरक्षण देने की वो लॉ कानून बना के लेके आ गए। लेकिन जो आरक्षण का जो बेडरॉक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्टिकल 15(4) और 16(4) और आर्टिकल 16(4) साफ साफ कहता है इट्स नॉट प्रोपोर्शन, इट्स मीन जो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड होंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में उन्हें आरक्षण दिया जाए। सो इनएडिक्वेटली मतलब हो गया जिनका अपर्याप्त भागीदारी होगी, और अपर्याप्त इज नॉट इक्वल टू समानुपाती। सो लर्नेड काउंसिल हैज गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि आपने वो वाला जो प्रोपोर्शनल वाला सिद्धांत था, समानुपाती वाला सिद्धांत था, वो आपने आरक्षण में इंप्लीमेंट कर दिया। जबकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि समानुपाती और अपर्याप्त दोनों एक सिद्धांत नहीं है। अरे अपर्याप्त, इनएडिक्वेसी इन रिप्रेजेंटेशन एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर समुदाय का गवर्नमेंट सर्विसेज में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो एग्जैक्टली उनके जनसंख्या से मैच होना जरूरी नहीं है। ये एक मोटा मोटा दिखाता है कि हाँ, आप वहां पे आपका एडिक्वेट नंबर में आपकी भागीदारी है, हम उससे संतुष्ट। सो दोनों अलग सिद्धांत हैं। इसमें जनसंख्या के प्रोपोर्शन में आपको भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए पब्लिक सर्विस में, ऐसा होना जरूरी नहीं है। सो सेकेंड आर्गुमेंट वाज दैट, और इनफैक्ट सेकेंड आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए इन्होंने B.R. अम्बेडकर के कुछ लाइंस भी कोट की जो कि इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते थे। सो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर थर्ड, जो कि इंडिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है आरक्षण को लेकर, दैट इज इंदिरा सवानी केस। सुप्रीम कोर्ट इन 9 जजेस बेंच कैटेगोरिकली सेड कि आरक्षण की जो लिमिट है दैट शुड नॉट ब्रीच 50% कैप। व्हाट डज इट मीन? इसका कहने का मतलब ये था कि हमारे पास दोनों चीजें हैं। एक तरफ हमारे पास इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी को भी बैलेंस करना है, दूसरे वैसे लोगों को भी बैलेंस करना है जिन्हें सदियों से समानता से वंचित रखा गया है। सो 1992 के इंदिरा सवानी जजमेंट
जो कि मंडल कमीशन के बैकड्रॉप में आया था, which came when the Mandal Commission, on the basis of a report of Mandal Commission, it was submitted and a law was passed making 27% reservation for other backward class at central level. In that backdrop, Supreme Court came with Indra Sawani. In that judgment, they said the reservation should not breach 50% limit. So point number third, they also यहाँ पे भी those who are against this law of the बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि जब इंदिरा सवानी केस में 50% का सीलिंग लगा हुआ है तो आप कैसे बिहार में 65% आरक्षण को पहुंचा सकते हैं? दैट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जहां तक बात रही इंदिरा सवानी केस में, 5 जजेस बेंच में 5 जज तो कंप्लीटली फेवर में थे कि 50% से कहीं पे भी किसी भी सूरत में 50% से क्रॉस नहीं करना चाहिए, और 3 जजेस ऐसे थे जिनका ये मानना था कि 50% भी नहीं, 50% से हमेशा कम ही होना चाहिए, किसी भी सूरत में 50% के बराबर भी नहीं होना चाहिए। महज एक जज थे जिनका मानना था कि 50% को क्रॉस किया जा सकता है। So learned counsel relied on the fact that was a very strong judgment. इंदिरा सवानी केस में ऑलमोस्ट 8 जजेस का मानना था कि 50% सीलिंग क्रॉस नहीं होना चाहिए, और बिहार गवर्नमेंट ने 50% सीलिंग क्रॉस किया है। सो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, जिस मंडल कमीशन के बारे में मैंने अभी बात किया, that Mandal Commission was appointed under Article 340, Second Backward Class Commission, headed by BP Mandal. And OBC आरक्षण को, बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किए थे। ये टोटल 11 क्राइटेरिया थे, जिन सभी को 3 ग्रुप में अपन डिवाइड कर सकते हैं: सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल। चौथे पॉइंट में इसी बात को रखा गया कि बिहार सरकार ने किसी भी तरह का कमीशन नहीं गठित किया, और ना कमीशन गठित किया, ना ही कमीशन ने उस सर्वे की रिपोर्ट को बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके उन बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया खोजा, जैसा कि मंडल कमीशन ने किया था। सो अगेन ऑन दिस ग्राउंड ऑल्सो दिस इज unconstitutional. Now coming to the next point, point number 5. Other learned counsel argued that कि जो अफर्मेटिव एक्शन की सकारात्मक कार्रवाई इज नॉट ए डिवाइस, यह कोई यंत्र नहीं है उन लोगों को प्रिविलेज पहुंचाने के लिए जो हिस्टोरिकली सोशली मार्जिनलाइज्ड नहीं है, जो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर नहीं है, यह उन लोगों को विशेष अधिकार देने का, विशेष प्रिविलेज देने का कि यंत्र नहीं है। एंड दे गेव द रेफरेंस टू मराठा रिजर्वेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसका रेफरेंस देते हुए दे ऑल्सो सेड कि बिहार का जो आरक्षण है, अफर्मेटिव एक्शन, इसको एज ए डिवाइस यूज किया जा रहा है टू गिव अनड्यू प्रिविलेज टू सर्टेन पीपल। दिस वाज योर आर्गुमेंट नंबर 5। फर्दर आर्गुमेंट नंबर 6, जब इस कास्ट सर्वे को बिहार सरकार नोटिफाई किया, सो इस कास्ट सर्वे के अगेंस्ट में पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया गया था। A writ petition was filed before the Patna High Court on 2 grounds. First was that it infringes upon the privacy. ये निजता के जो अधिकार है उसके खिलाफ है, पहला ये। एंड दूसरा कि बिहार सरकार इज नॉट एम्पावर्ड टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस।
सो पटना हाई कोर्ट ने गिवन ग्रीन फ्लैग, like no, it's not infringes upon the privacy, and also the state is empowered because it's not census, rather it's survey. So same judgment was challenged before the Supreme Court, and this judgment is still pending before the Supreme Court. So learned counsel is saying कि वैसी परिस्थिति में जब ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में आप बिहार में उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के आधार पे कानून नहीं बना सकते। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, वन वेरी लर्नड काउंसिल सेड कि हुजूर इस डेटा की ऑथेंटिसिटी को लेके ही मुझे डाउट है। एज पर दिस कास्ट सर्वे रिपोर्ट, महज बिहार में 1.15% लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन है, बट जबकि धरातल स्थिति ये है कि बिहार में 56% लोगों के पास में स्मार्टफोन्स हैं। सो दिस डेटा शोज ह्यूज डिस्क्रिपेंसी। सो इस डेटा के आधार पे, इस डेटा को जब तक वेरीफाई नहीं कर लिया जाए तब तक इसके आधार पे कानून बनाना बहुत ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट बट नॉट लिस्ट, मे बी many of you will be laughing, this was also the argument made before this double bench of High Court। जो इस एक्ट का प्रियम्बल था, उस प्रियम्बल में 2 लाइन्स लिखी हुई थी। एक तो डेटा वाज रिटन एज DATE, दूसरा मेजर मतलब कदम, मेजर MASURE, दैट मेजर वाज रिटन एज MAJOR, मेजर। सो इसको लेके भी आर्गुमेंट हुआ कि हुजूर इन्होंने इतने जल्दीबाजी में ये कानून बनाया, ये स्पेलिंग चेक करना तक भूल गए। इनका सिर्फ एकमात्र इंटेंशन था कि कैसे हम कानून बना दें, इन सो हेस्ट। And this is how the entire argument was compiled, entire argument was given, and many Supreme Court के cases का reference दिया गया। Supreme Court का earlier various constitutional benches का reference देके they all compiled their arguments। ये तुमने एक पक्ष की बात सुनी। Now going back to the second side, state government was represented by Advocate General. And Advocate General is PK Sahi. So PK Sahi gave very good argument. इनका आर्गुमेंट स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। फर्स्ट आर्गुमेंट कि किसी भी समाज की जो उत्तरोत्तर प्रगति होती है, वो प्रगति नई सोच, नई खोज, नई दिशा में जाने से ही होती है। बिहार इज अ यूनिक स्टेट विच हैज कंडक्टेड अ कास्ट बेस्ड सर्वे। ये हमारा यहाँ का यूनिक अप्रोच है, और इसी यूनिक अप्रोच के ध्यान में रखते हुए हमने बिहार में उस सर्वे के आधार पे कानून बनाया है। सो गिवन हमारा जो अप्रोच बहुत ही यूनिक है, सो हमारे वाले मैटर में मराठा वाला जो कोटा व आरक्षण था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अन्य कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसको खारिज कर दिया, दैट वो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2 दैट वाज गिवन बाय एडवोकेट जनरल। ठीक है, इंदिरा सोहानी वाले केस में 50% का सीलिंग दिया गया, बट क्या 50% की सीलिंग पत्थर की लकीर थोड़े ना है? इज इट अनवायलेबल? इज इट अनइम्पीचेबल? सो 50% का लिमिट ऐसा थोड़ा ना है कि दैट हैज बीन 50% का लिमिट ऐसा थोड़े नहीं है कि जो पत्थर की लकीर की तरह खींच दिया गया है, जिसे बिल्कुल ही ब्रीच नहीं किया जा सकता। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे हमारे पास बिल्कुल एविडेंस, रैशनल, लॉजिकल ग्राउंड्स हैं, तो डेफिनेटली वी कैन ब्रीच दैट। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दिस इज ऑल्सो वेरी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जिसपे उन्होंने बात किया कि
अगर किसी को इस कानून को चैलेंज करना है तो वो दो ही आधार पे चैलेंज कर सकता है। पहला कि क्या बिहार सरकार के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी थी कि नहीं। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या बिहार सरकार के पास इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर कानून इशू पे कानून बनाने की सक्षमता है कि नहीं। दूसरा, ये जो कानून बना ये संविधान के स्पेशली चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है, या संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। सो कोई भी आर्गुमेंट इन दोनों पैरामीटर्स पे तो बिल्कुल हमारे सामने नहीं आया, ना ही लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को लेके जो कि अनडिस्प्यूटेबल है, ना ही हमारे प्रावधान संविधान के किसी अन्य प्रावधान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। इस पे किसी ने हमसे आर्ग्यू किया। ये आर्ग्यू कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे कि डेटा को हमने डेट लिख दिया, मेजर को नहीं मेजर लिख दिया। सो इन दैट सिचुएशन हमारा जो मॉडल है, दैट इज मॉडल इज वेरी वेरी यूनिक मॉडल। हम कास्ट बेस्ड सर्वे करा के ले आए हैं और इनका जो कहना है कि इट्स अ प्रोपोर्शनल, सो इट्स नॉट प्रोपोर्शनल। बेसिकली एडवोकेट जनरल के पास में इन्हीं मुद्दों पे मेन आर्ग्यूमेंट्स थे। ये दोनों पक्षों का आपने सुना, ठीक है। इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद डबल बेंच स्टार्टेड इट्स ओन रीजनिंग एंड इट स्टार्टेड विथ गिविंग लॉन्ग हिस्ट्री। भारत में आरक्षण को लेके एक लंबा इतिहास है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही जो जजमेंट का स्टार्टिंग है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में कोट किया कि जब जब दो सिद्धांतों के बीच में टकराहट होती है तो न्यायालय के सामने बहुत दुविधा की घड़ी चली आती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चंपकई दुराई राजन केस 1951, सो इंदिरा स्वानी, एम नागराजन, कई सारे केस का हवाला देते हुए डबल बेंच कम टू द कंक्लूजन। इन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सामने रखा। सबसे पहले पॉइंट को रखा कि जब 1991 में इंदिरा स्वानी केस आया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, सो मंडल कमीशन ने प्रॉपरली स्टडी करके, बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया डेवलप किया। वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया 11 मेजर इंडिकेटर्स में थे, 11 इंडिकेटर्स में थे, जिनको मेजॉरली 3 इंडिकेटर्स में कैटेगराइज किया गया। Those 3 indicators were social, economical and educational। और अगर हम सिर्फ कास्ट के बात पे करें तो कास्ट अलोन कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द बैकवर्डनेस। कोई पर्सन है जो कि बहुत ही दूर पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है, he is also poor, so that can be also considered as a criteria for backwardness। उसको भी तो बैकवर्ड समझा जाएगा ना। Someone is there जिनका जो occupation है, that occupation is very undignified occupation, so उन्हें भी तो बैकवर्ड समझा जाएगा ना। so सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बैकवर्डनेस को डिफाइन कर देना और उसका था आरक्षण दे देना, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। पहला पॉइंट ये, एंड इन दैट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच सेड वेरी करेक्टली कि कास्ट बेस्ड सर्वे के बेसिस पे जो अपने प्रोपोर्शनल आरक्षण दिया वो एक समतावादी समाज के लक्ष्य से अत्यंत दूर है। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के लक्ष्य को इट कैन नॉट फुलफिल। सो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट डबल बेंच रिजेक्टेड द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और ऑल्सो जो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था कि इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने से पहले एक बैकवर्ड कमीशन को बनाना चाहिए था, जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में बना गायकवाड़ कमीशन, जैसा कि 1990s के दौरान में बना था मंडल कमीशन।
सो एक कमीशन यहाँ बनना चाहिए था। देन डबल बेंच सेज कि ऐसा जरूरी नहीं है। कमीशन माने का लक्ष्य ये होता है कि ये सरकार को हेल्प करेंगी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। सो आपका ये पॉइंट इज नॉट वैलिड, बट या दिस पॉइंट इज वैलिड कि कास्ट इज नॉट द ओनली सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज बैकवर्ड और नॉट। दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो कि सबसे कोर है, क्रक्स है, to understand this argument you have to understand कि जैसा कि मैं स्टार्टिंग बताया कि संविधान में दो तरह के प्रावधान है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपात का सिद्धांत, जो कि आपके लोकसभा का चुनाव और आर्टिकल 243 डी एंड टी में लागू होते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर राज्य की जनसंख्या में आपकी जितनी भागीदारी है एससी कम्युनिटी की, उसी भागीदारी के हिसाब से वहां उन्हें उस पर्टिकुलर राज्य के लोकसभा का सीट में उनकी भागीदारी होती है। एंड देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इनएडिक्वेसी। अगर कोई पर्टिकुलर समुदाय गवर्नमेंट सर्विस में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, जिनकी अपर्याप्त भागीदारी है, उन कम्युनिटी को, उन समुदायों को सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आरक्षण देने का प्रावधान है। सो डबल बेंच सेड कि इन दोनों प्रिंसिपल को मिक्स कर दिया गया। और हमारा पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो हमारे सामने जो कानून का मुद्दा, जो हमारे सामने संविधान के जिस प्रिंसिपल का मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि क्या 50% के लिमिट जो इंदिरा सोनी केस में संवैधानिक पीठ ने लगाया था, क्या उससे ब्रीच इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने पिछले कई सारे जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हवाला देते हुए इस बात को पहले स्थापित किया कि 50% का जो लिमिट है वो 100% जस्टिफाइड है। अभी तक उसको कोई आर्गुमेंट इस पर नहीं हुआ है। इनफैक्ट इन मराठा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी कि क्या 50% वाले इंदिरा सोनी जजमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली सेड नो। सो मामला सिर्फ यही उठता है कि इस पर्टिकुलर केस में जो 50% का लिमिट है, उस लिमिट को जो आपने ब्रीच किया है, क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बिल्कुल ही अपवाद वाली परिस्थिति में हुआ है तो ठीक है। अगर इट्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, देन यू हैव ब्रीच्ड। इन दैट सर्कमस्टांसेस it will be declared null and void. So what happened? They said they gave a very strong data. So पटना हाई कोर्ट ने कास्ट सर्वे के डेटा को कोट करते हुए एक बात कही कि अगर आप कास्ट सर्वे के डेटा को देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लोग अप्रॉक्स 2 करोड़ हैं। उस 2 करोड़ में से 6,41,000 के लगभग आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में है। सो दिस कमिंग आउट टू बी 3.19%। सो जनरल कैटेगरी के लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में जिनका प्रोपोर्शन दैट इज ओनली 3%, जहाँ पे बैकवर्ड कैटेगरी बीसी कैटेगरी जिनकी टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 3,54,00,000, उसमें से कुल 6,21,000 लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.75%। इसी तरह से उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का दिया ईबीसी दैट इज 0.98%, स्केड्यूल कास्ट 1.13% एंड स्केड्यूल ट्राइब्स 1.37% एंड अदर रिपोर्टेड कास्ट 2.04%। सो कुल पॉपुलेशन, बिहार के कुल पॉपुलेशन में से जितने लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं वो कुल जनसंख्या के महज 1.57% है। सो अगर आप ये डेटा देखेंगे तो यू विल फील कि जो जनरल कैटेगरी है इनका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो गेव, डबल बेंच ऑल्सो सेड कि हमने जिस सिद्धांत को फॉलो करना वो सिद्धांत है कि आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। सो टोटल हमारे पास जो बिहार में गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट्स हैं
वो 20,49,370 गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट है जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयड है। उनमें से ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास 6,21,000 जो कि अप्रॉक्स 3.32% होता है। वहीं पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास 22.53%, शेड्यूल कास्ट 14.19% एंड शेड्यूल ट्राइब 1.47%। सो सारे बैकवर्ड क्लास को जोड़ देंगे तो 68.52% और जनरल इज मेयर 31.48%। सो वैसी परिस्थिति में हमें कहीं से भी नहीं लगता कि बैकवर्ड क्लासेस आर अंडर रिप्रेजेंटेड, जिनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। सो इस परिस्थिति में जब इनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत हमें सिर्फ ये देखना है कि इनका प्रेजेंटेशन एडिक्वेट इनएडिक्वेट है कि नहीं। और हमें जहाँ तक देख के लग रहा है कि बैकवर्ड कम्युनिटी का जो प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 70% इन गवर्नमेंट सर्विसेज का जो इनकी भागीदारी है। सो ऐसी परिस्थिति में ये जो 50% का सीलिंग है किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुआ है। सो वी आर सेटिंग असाइड दिस लॉ। एंड ऑल्सो पॉइंट नंबर 3, a very good observation was made. That observation was that कि within this जिन समुदायों को आरक्षण मिला हुआ है, within that category also we need to look into कि वैसे कितने लोग हैं उस समुदाय में जो इस बेनिफिट का फायदा उठा रहे हैं, लगातार उठाते जा रहे हैं, और उसी समुदाय के अंतर्गत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस बेनिफिट से वंचित रह गए हैं। वैसी परिस्थिति में हमें जरूरत है एक बिहार सरकार इस पे काम करे, वैसे लोगों को निकाले खोज के एक कमिटी गठित करके किसी तरह के और कार्रवाई करके उस पे काम करे कि विदिन कम्युनिटी, within a particular community many people are deprived of the benefit of the reservation or affirmative action. That should be worked out. This is a biggest pitfall of the policy of reservation which double bench has rightfully highlighted. But एक और बहुत ही लीगल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर 50% का सीलिंग को ब्रीच नहीं कर सकते, सो ऑन व्हाट ग्राउंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो 10% का आरक्षण था उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई करा दिया। बिकॉज 50% रिजर्वेशन ऑलमोस्ट 49.5% प्लस 10% आप जोड़ेंगे, इट्स कमिंग आउट टू 60%, जो केंद्र से आने वाले सीलिंग से ब्रीच करता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट जब इसने अपहेल्ड किया तो सुप्रीम कोर्ट के वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कि इकोनॉमिकली बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दैट इज वेरी रैशनल एंड रीजनेबल, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट कि ये जो क्लासिफिकेशन बनाया गया है ये संविधान को संशोधित करके बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को इंक्लूड करने के बाद इस प्रावधान को लाया गया है। और इंदिरा साहनी वाला जो केस में जो सीलिंग लगा हुआ है वो 15(4) और 16(4) पे एप्लीकेबल होगा, 15(6) और 16(6) पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इस परिस्थिति में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है, ऑल्दो इट्स crosses the ceiling of 50%, but it is constitutionally valid. Hope you all like this video. I made myself clear. So now subscribe, like and share to the most of the people जिससे उन लोग इसका benefit मिल सके। Thank you.